देखो हम लोग आज पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख सभ्यताएं के बारे में, ठीक, जो कि महत्वपूर्ण है। यानी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, जो भारत की प्रमुख सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी लगभग 2500 ईसा पूर्व, 1750 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच हम उसको मानते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, उसके बारे में हमने आपको बताया था। नगरी सभ्यता है, वहाँ से काफ़ी स्थल मिले हुए हैं। कुछ स्थान जो है वो पाकिस्तान से, कुछ स्थान, 2 स्थान तुम्हारे मिले हुए हैं अफगानिस्तान से, और बहुत सारे स्थान भारत से मिले हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा स्थान जो मिले हुए हैं गुजरात में मिले हुए हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक। लेकिन आपसे ये कहेगा कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की बात करेगा तो सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये वास्तव में कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। अब मेसोपोटामिया है कहाँ वर्तमान में, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी ग्रामीण थी। लेकिन कहेगा विश्व की सबसे जो प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी थी? अगर ये क्वेश्चन बोलेगा तब आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया की। अगर उसमें बांट दे कि नगरीय सभ्यता प्राचीन कौन है, सबसे नगरीय प्राचीन सभ्यता कौन है, तब फिर आ जाएगी भारत की अपनी। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता। मेरी बात समझ पाए? तो देखो जो मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक में है। कहाँ है? इराक में। तो इराक है कहाँ? देखो ये अपना भारत है, आप नक्शे में देख सकते हो, स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, और ईरान के जस्ट बगल में आपको दिख रहा है इराक। ठीक है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। ठीक है? तो ये इराक में फली फूली थी ये सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज से लगभग मतलब आज से अगर देखा तो बहुत साल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के लगभग 5000 साल पहले थी। ठीक है? लगभग 5000 साल पहले थी ईसा मसीह के। यानी आज से अगर देखोगे तो 2000 और कर लो, तो आज से लगभग 7000 साल पहले पुरानी सभ्यता थी ये। लेकिन थी कैसी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी ये? ग्रामीण सभ्यता थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं? मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये 2 नदियों के बीच में थी, 2 नदियों के बीच में थी। कौन कौन है? जैसे हमने आपको बताया था कि सभ्यताएं जो होती किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होती है। तो यहाँ पे ये सभ्यता जो थी 2 नदियों के बीच थी, और 2 नदियों के बीच जो भूमि होगी वो बहुत उपजाऊ होगी कि नहीं होगी, तो इसीलिए कृषि प्रधान सभ्यता थी। तो 2 नदियाँ ये इराक में है। कौन कौन सी है 2 नदियाँ? इनका नाम है आपका रखना। एक का नाम है टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। कौन नदी किनारे है? टिग्रिस, यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच में थी? टिग्रिस, यूफ्रेटस। टिग्रिस और 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 यूफ्रेटस। मेसोपोटामिया सभ्यता 2 नदियों के बीच में, टिग्रिस, यूफ्रेटस। वर्तमान में इसका नाम रख दिया दजला फरात। ठीक है? क्या नाम रख दिया है? दजला फरात। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अच्छा, ये कैसी सभ्यता थी? सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई। ये ग्रामीण सभ्यता थी। वर्तमान में ये 2 नदियों के बीच में थी, जिनका नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस। वर्तमान में इनका नाम क्या है नदियों का? दजला फरात। ठीक। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके प्रमुख रूप से 4 भाग माने गए। 4 भाग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने कह दिया अभी ये अपने भारत देश की सभ्यता है, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभ्यता। तो उत्तर प्रदेश में सब एक जैसे लोग थोड़ा रहते हैं, बिल्कुल एक जैसे लोग रहते हैं। कहीं कहीं देखो, अगर चले जाओ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ चले जाओ, तो लखनऊ में देखो सब वेल स्ट्रक्चर्ड है। वहाँ कितने लोग रहते हैं बढ़िया से एकदम। वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सब नगरीय सभ्यता है वहाँ पे, ऑफिस वगैरह है। लेकिन अगर तुम वहीं चले जाओ बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में आप देखोगे तो वहाँ सब कृषि, सूखी बहुत गरीबी है, वहाँ सब कृषि पर निर्भर है। वो कृषि भी कैसी है? वहाँ पानी भी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। वहाँ के अगर लोग देखोगे तो बेचारे अभी भी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो इसी उत्तर प्रदेश ही तो है दोनों। तो मतलब क्षेत्र लेकिन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश को अगर अलग देखेंगे तो अपना उत्तर प्रदेश में ही कई क्षेत्र है। और वहाँ की सभ्यता लखनऊ में देखोगे तो अलग, वहाँ देखोगे तो अलग। तो इसी तरीके से जो ये तुम्हारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसको 4 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला देखो सोमेरियन। सोमेरियन इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्यों? अभी आपको बताएंगे। उषा देव बेबीलोन, सोमेरियन, बेबीलोन। ठीक है? पहले कौन है? सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन। वास्तव में ये इसी के अंग है मेसोपोटामिया के, लेकिन हम इसको अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये क्षेत्र अलग अलग था उसी के अंदर। तो सुमेरियन और बेबीलोन, सुमेरियन और बेबीलोन। उसके नीचे आएंगे तो 2 नाम और याद करने हैं, ये दोनों एक साथ। ठीक है? एक नाम है असीरिया और कैल्ड्रिया। असीरिया, कैल्ड्रिया, असीरिया, कैल्ड्रिया, असीरिया, कैल्ड्रिया, असीरिया, कैल्ड्रिया। तो ऊपर चलेंगे, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन, फिर असीरिया, कैल्ड्रिया। सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया, कैल्ड्रिया। सुमेरियन,
बेबीलोन, असीरिया, कैल्डरिया, ठीक है। तो सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया, कैल्डरिया, चार हो गए। चारों से मिलकर के ये मेसोपोटामिया सभ्यता बनी है। एक चीज समझिए, देखो जो ये सुमेरियन सभ्यता है, माना जाता है कि जो भारत की यहाँ पे जो सभ्यता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, ये ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की है। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई है वो इराक के जो ये सभ्यता है, कौन, सुमेरियन सभ्यता, कौन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, उसी के द्वारा विकसित हुई है। माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है यहाँ से आकर के यहाँ बस गए थे और उन्हीं के तहत इनका विकास हुआ है। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक, क्लियर। जैसे वैदिक सभ्यता में आगे आपको इतिहास में पढ़ाएंगे कि वो जो मध्य एशिया से ब्राह्मण लोग आए थे, ठीक है, उनके तहत वो विकसित की गई थी। ऐसे आपसे पूछेगा कि बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास विकसित होने का साक्ष्य है, मतलब किस सभ्यता से मिलते जुलते हैं या किस सभ्यता के कारण ये विकसित हुआ, तो सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता कहाँ थी, तो इराक में। कहाँ थी, इराक में। कहाँ गया हमारा इराक, ये है, ये इराक, ठीक है। इराक में यहाँ से लोग आए हुए थे और भारत में बस गए थे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक। तो सुमेरियन सभ्यता इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, बात समझ पाए। क्योंकि सिंधु घाटी, और एक चीज देखो, और क्यों क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि सुमेरियन के जो लोग थे, क्योंकि हमें पता है मेसोपोटामिया की पूरी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण, लेकिन सुमेरियन की जो सभ्यता थी वहाँ के लोग ग्रामीण नहीं थे, वो कैसे थे, नगरी सभ्यता के थे। इसीलिए ये और साक्ष्य माना था कि यहाँ के नगरी सभ्यता के लोग जो है वो भारत में आकर के उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। मेरी बात समझ पाए, क्लियर। इसके अलावा बेबीलोन, तो बेबीलोन की सभ्यता देखो, यहाँ पे बेबीलोन में क्या है, एक तो ये क्या है, झूलता हुआ बगीचा है। यहाँ पे बेबीलोन में क्या है, झूलता हुआ बगीचा। इसके अलावा बेबीलोन वगैरह में जो है सिकंदर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, झूलता हुआ बगीचा है। इसके अलावा सिकंदर की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। मेरी बात समझ पाए, ठीक। पहले सुमेरियन की बात विशेषता याद रखना है, सुमेरियन की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को लगभग माना जाता है। बेबीलोन में सिकंदर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा, ठीक है। इसके अलावा असीरिया, कंड्रिया, इसको नाम के रूप में याद रखना है। मेसोपोटामिया के चार भाग फिर से कौन कौन से हैं, पहला सुमेरियन, दूसरा बेबीलोन, तीसरा असीरिया और कंड्रिया, ठीक है, चार नाम याद हो गया। इसके अलावा देखो झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है और सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश भी कर दिया था। इसको सिकंदर ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया था, क्योंकि सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता समझता था। विश्व विजेता ये समझता था कि सिकंदर ने जब अपने आप को, उस समय जितने सम्मानित, वर्तमान में इतना नहीं था, वो मध्य क्षेत्र वाला था। तो मध्य क्षेत्र में उस समय जितने खोजे गए थे उसमें सब में लगभग उसने विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उसको विश्व विजेता कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे ये जितना अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह सभी रूस और सभी में उसने विकास, मतलब विश्व विजय प्राप्त कर ली थी। उसने क्या है, उस समय जो ज्ञात थे, ठीक है, जो खोजे गए थे उन्हीं क्षेत्रों में उसने क्या किया था, विजय प्राप्त की। इसीलिए उसको विश्व विजेता कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सिकंदर भारत में भी आक्रमण करने आया था, लेकिन यहाँ से फिर वापस लौट गया था। क्यों लौट गया था वो आगे आपको पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे, ठीक। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, बात समझ पाए। इसके अलावा अब आगे ये सभ्यता समझ में आ गई। तो मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या रखना है, ये क्या की सभ्यता है, इराक की, कहाँ की है, इराक की। कितनी पुरानी है, लगभग 5000 BC, आज से 7000 साल तक पुरानी है, ठीक है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और ये ग्रामीण सभ्यता है। अगर प्राचीन सभ्यता नगरी बोल दे तो कौन सी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे हम, चलो ठीक है। इसके अलावा और आगे हमने आपको बताया था कि इसके चार भाग हैं, कौन कौन है, बेबीलोन हो गया, सुमेरियन हो गया, तीसरा असीरिया और कंड्रिया, ठीक है, चार प्रकार के हो गए। बेबीलोन में मारा गया था कौन, सिकंदर, और इसके अलावा मर गया था, मारा नहीं गया है। इसके अलावा और कौन बताया जाए, भारत की सभ्यता कहाँ से आई है, तो सुमेरियन, ठीक है। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो मिस्र जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, तो इसको देखो, हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये जो अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिणी अफ्रीका है। ऊपर चलेंगे उत्तरी अफ्रीका के पास, उत्तरी अफ्रीका ये ऊपर वाला कहलाएगा, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे ग्रीस वगैरह दिख रहा है ना, ग्रीस, एथेंस, ये ऊपरी वाले क्षेत्र हैं। यहीं पे तुम्हारी जो है मिस्र की सभ्यता फली फूली थी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक। स्पेशल देश का नाम नहीं है, काफी बड़े क्षेत्र है, उसमें ये मिस्र की सभ्यता फली फूली थी, ठीक है, क्लियर। तो मिस्र की सभ्यता, इसका कौन साल है याद कर लीजिए, 3100 BC, मतलब ईसा मसीह के 3100 साल पहले, ठीक। यानी इसके जस्ट बाद ये आई होगी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा इसे नील नदी की देन कहते हैं। तो नील नदी देखो यहीं पे कहीं होगी, नील नदी की इसे देन कहते हैं। ये भी देखा था एक मिनट,
देखो तो यहाँ उत्तरी अफ्रीका में अगर आप ये तुम्हारा दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, इसके ऊपर देखो अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका है, यहाँ पे देखो लीबिया के बगल में ये तुम्हारा मिस्र लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये तुम्हारा काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला था। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नदी कौन सी है, नील नदी, इसके पास इसमें नाइल लिख दिया है, तो नील नदी यहाँ पे ये क्षेत्र है, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। तो इस क्षेत्र में जो है ये नील नदी की देन इसे कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी सभ्यता हो वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। बात समझ पाए। इस सभ्यता का विकास किसने किया था, फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। नाम याद कर लेना इसका, क्या नाम है, फिरौन, ठीक है। फिरौन नामक एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में सभ्यता का विकास हुआ था। तो सबसे पहले याद करना है, मिस्र की सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के जो क्षेत्र है आसपास का उसी में है, और ये मिस्र के रेगिस्तानों में फली फूली थी। इसमें देखो मिस्र की सभ्यता, इसे नील नदी की भी देन कहते हैं, क्योंकि नील नदी के किनारे ये सभ्यता ज़्यादा फली फूली थी। इसके अलावा इस सभ्यता का विकास किसने किया था, फिरौन ने। किसने किया था, फिरौन ने किया था, ठीक है। इसके अलावा मिस्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहा है, तो मिस्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहा कि उस समय के जो लोग थे, जब आदमी वगैरह मतलब उनकी मृत्यु होती थी तो मरने के बाद, जैसे हम लोगों में क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार में व्यक्ति को जला दिया जाता है। अन्य लोग क्या करते हैं कि वो लोग गाड़ देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये मानते थे कि आदमी की जो बॉडी है उसको सुरक्षित रखने के लिए उन पे विशेष प्रकार का लेप लगाते थे। वो ऐसा लेप लगाते थे कि वो बॉडी को सड़ने नहीं देता था। साथ ही साथ उस लेप के द्वारा क्या है कि बॉडी में किसी भी तरीके से उसमें जो जीवाणु है वो हमला नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा लेप कैसे बनेगा, विभिन्न रसायनों के मिलने से ही तो बनेगा। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि मिस्र के सभ्यता के जो लोग थे उनको रसायन विज्ञान की बड़ी मतलब जानकारी थी, है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो रसायन विज्ञान की जानकारी इस सभ्यता के लोगों को काफ़ी थी, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का विशेष प्रकार का लेप तैयार किया होगा। और लेप पूरी बॉडी में, जो आदमी मर जाता था उसको एकदम बढ़िया से लगू के है, पूरे बॉडी में लगा के, ताकि इनकी बॉडी सड़े ना। एक डब्बे में मतलब पैक वैक कर देते थे, और उसी में उनका खाने पीने का सब इंतजाम कर के जाते थे कि तुम लोग उठे और रात में अपन खाओ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मिस्र की सभ्यता में क्या बनाया गया भैया, इसमें देखो मम्मी बनाई गई। क्या बनाई गई, मम्मी भी। इनको लपेट देते, मम्मी इसी को कहते हैं। मम्मी का मतलब समझते हो, मम्मी बढ़िया एकदम पूरा तेल वेल लगा के, मतलब जो वो बनाते थे लेप, उस विशेष लेप को लगा के पहले चपोड़ के एकदम ऊपर से वैसे पट्टी उट्टी कैसा बांध के एकदम है कि लेप उड़े ना, पूरा बांध बूंद के पूरे बॉडी में। अब बांध के फिर जब जहाँ उनका जो उन्हें तख्ता में लिटाया हो जाता है, उनके खातिर बढ़िया से खाइए का पीवे का जो उनको पसंद होता था, मनोरंजन की चीज़ें खेलने जिंदा नहीं रहा था ना भाई, मरे। इस इनकी मान्यता थी, जिंदा थोड़ा मर गया आदमी है। और वो मानता था कि ये आदमी रात में उठेगा। अब दिन में जब तक था तो ये सोचते थे कि दिन में भाई मर गया, अब रात आदमी उठेगा, जब कभी इनको भूख लगेगी तो खाना खा लेगा, पानी पी लेगा, खिलवेग मन। ये तो उनके पास जो पसंदीदा खेल होता था खेलने वाले, उन स्ट्रक्चर वो चीज़ें रख देते थे, कपड़े वपड़े भी रख देते थे कि अपना बढ़िया पहनो, इनके रात के काव घूमे हैं, बढ़िया चीज़ें रख के बढ़िया उनको बंद कर देते थे। बात समझ पा रहे नहीं। तो ये जो मम्मी है ये अभी तक कैसी हुई है, सड़ी नहीं है। मतलब अभी तक इनकी इतना बढ़िया है कि मतलब कुछ तो सड़ेगा ही है, लेकिन अधिकतर इनका जो मम्मियों में इन लोगों का शरीर जो है, ज़्यादातर शरीर सेफ बचा हुआ, कान वगैरह बचा हुआ, ठीक है। बात समझ पा रहे नहीं। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे समझ में आया कि फिरौन, अब फिरौन जो थे ये वास्तव में एक तरीके का राजा था उस समय का। इसकी जो लाश वगैरह है, ठीक है, इसकी लाश वगैरह अभी भी रखी हुई है, ठीक, मम्मी के रूप में फिरौन की, है ना। बात समझ पा रहे, एकदम साफ वैसी रखी हुई, एकदम कायदे की, ठीक है। अब इसके अलावा देखो और क्या किया गया, इस सभ्यता में ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए गए। पिरामिड का मतलब समझो एक पहाड़ के बराबर ऊंचा तक उड़ा के चौकोर बना देते थे। ये लोग क्या करते थे, पत्थर का उठा के जमा करके ऊंचा ऊंचा बना देते थे। सोचिए कि उस समय के लोग जो है कैसे बनाए होंगे इसको, इतनी पुराने समय के लोग। क्योंकि आजकल तो बुलडोजर वगैरह कब उठा हुआ था, क्रेन से उठा के धरवा दिए हैं, लेकिन उस समय के लोग कैसे किए होंगे। तो उस समय के लोग इसलिए इसको मजबूत माना जाता है क्योंकि उस समय कोई ना ये तुम्हारी सब मतलब इतने वैज्ञानिक विकास था, फिर भी उन लोगों ने इतना ऊंचा ऊंचा कैसे बना लिया होगा, और वो ये पत्थरों को कैसे ऊपर ले गए होंगे, ठीक है। तो अब किसी हाथियों के द्वारा रस्सी से बांध के अपना खिंचवाया होगा। तो उस समय के लोग जो थे बड़ा कठिन कार्य हम लोगों ने किया था, है। अब ज़्यादातर कौन लोग करते थे, जो भाई मजदूर लोग होते थे उन्हीं से कराते होंगे, राजा लोग, है ना। तो इसका ये भी मम्मी के रूप में पैक रखा हुआ है फिरौन, है। इसका चित्र अभी तुम्हें दिखाएंगे। सूर्य कैलेंडर, इसका भी यहाँ पे क्या हुआ है, इस सभ्यता में सूर्य कैलेंडर का भी विकास हुआ था। तो मिस्र की सभ्यता में किसके सबसे मेन रूप से किसको ये बात करेंगे, तो पिरामिडों की। किसकी बात करेंगे, पिरामिड। उसके अलावा मम्मी का भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान है। मम्मी का मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं। और मम्मी को देखियो अगर तो बिल्कुल ऐसा लगे भूत जैसा है वो, एकदम पूरी बॉडी है, करिया करिया है, लेकिन बस बची है, एक सड़ी नहीं है बॉडी उनकी। बात समझ पा रहे कि नहीं, उस लेप के द्वारा, क्लियर।
और उसके अलावा पिरामिड, और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो प्रसिद्ध पिरामिड है वो कौन सा है? गीजा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड प्रसिद्ध है? गीजा का पिरामिड जो है यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन और पिरामिड तो और सारे हैं, ये थोड़ा कि यही केवल है, लेकिन सबसे प्रमुख जो कि जिसको पर्यटन स्थल पर लोग बहुत देखने जाते हैं वो कौन सा है? गीजा का पिरामिड। इसका चित्र आपको हम दिखाते हैं। देखो ये इस चित्र, इसमें देखो चित्र में ये फिरौन लेटे हैं कि ना, ये ताबूत में एकदम बढ़िया लिटा देंगे इनके कायदे से, हैं बांध बूंद के एकदम बेहतरीन से, और अच्छे से चेहरा है देखियो, देखो और बढ़िया। देखो ये फिरौन का असली चेहरा, आइस आइस तो आइस का है, देखो ये वाला, ये देखो अब ये चेहरा बढ़िया दिखा जा रहा हूँ, देखो है हाथ रखे ऊपर बेहतरीन, पूरा देखो कौन गलो है, पूरा पूरा उस तरीके से नहीं गला हुआ है, बाल भी अभी लगे हुए हैं, कान देखो, नाक वाक भी सब कायदे से दिखा रहे हैं, और जाग गा गई हो तो पिक्चर में ये दिखावा का जगह दूँ भूत वाले का, मम्मी जाग के चलेगा लाओ खाना ठीक है। तो ये देखो फिरौन है, कितने बड़े बड़े हैं। बहुत सारे लोग जितने लगभग उनको किया था इसे इस तरीके से मम्मी ने दफना दिया था। बात समझ पा रहे हो? खाने पीने का बंदोबस्त बेहतरीन कर दिया था उनका, ताकि अपना रात में उठें और खा पी लें। बताओ क्या खाइए पिए हैं ये सब मतलब ये चीज़ है कि उस समय के हम लोगों की मान्यताएं थी। इसके अलावा पिरामिड जो है बहुत ऊंचे ऊंचे थे, उनको देख लेते हैं। अब पिरामिड देखो ये दिख रहा है ना, कितना पहाड़ जैसा ऊंचा है, ये देखो कितने नान आदमियों के आगे दिख रहे हैं, छोटे छोटे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पिरामिड बनाए थे इन लोगों ने, ठीक है। उठा के बहुत चौड़ा है ये तुम्हारा, ठीक है, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। उठा के धीरे धीरे पत्थर अपना लगाया होगा ऊपर ऊपर को ले जा करके, कितने दिनों में इन लोगों ने बनाया होगा, ठीक। इसलिए इस सभ्यता को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये गीजा का पिरामिड है, इतना ऊंचा, क्लियर, बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा इसलिए इसको प्रसिद्ध माना गया। लोग यहाँ पे देखो पर्यटन वाले लोग घूमने आए होंगे, देख रहे हैं इसको, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद रोम की सभ्यता, ठीक। क्या पढ़ेंगे? रोम की सभ्यता। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया मिस्र की सभ्यता, पहले मेसोपोटामिया की, फिर मिस्र की पढ़ ली। मिस्र की सभ्यता 3100 BC लगभग है ना। मिस्र की सभ्यता के बारे में अगर बात करेंगे तो ये उत्तरी अफ्रीका का ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ पे लगभग पाया जाता है। तो मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तानों में इसको विकसित हुई थी, नील नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है, किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। और मिस्र की सभ्यता का जो विकास किसने किया था? फिरौन। फिरौन की मम्मी अभी आपको हमने दिखाई है, ऐसा है फिरौन, ठीक है, ये फिरौन था। इसके अलावा क्या यहाँ प्रसिद्ध था? पिरामिड, और साथ ही साथ सूर्य कैलेंडर और मम्मी, ठीक है। इसके अलावा गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता जो है ये कहाँ है? इटली की है। ये कहाँ वर्तमान में? इटली में। तो वर्तमान में इटली तुमको दिखाते हैं, देखो कहाँ पे है, देखो। तो ये रोम की सभ्यता हम लोग जानेंगे, यानी इटली की सभ्यता इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की सभ्यता। ये वर्तमान में इटली में अभी भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इटली की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर देखो हमारा कहाँ गया, ये अगर चलेंगे, ये भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान, फिर इराक, और इधर चले आएंगे देखो सीरिया, फिर तुर्की, फिर ग्रीस यहाँ पे मिलेगा, एथेंस वगैरह है। और इधर ही देखो तुम्हारा ये फ्रांस जहाँ दिख रहा है, फ्रांस, स्पेन, इसकी पास में है ये इटली, ये दिख रहा है इटली है, इटली दिख रहा है। तो यहीं पे इस सभ्यता का विकास हुआ था। अभी भी रोम जो है वहाँ उसके बहुत सारे अवशेष अभी वहाँ पे हैं। उस समय का ये सबसे ज़्यादा विकसित, अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता कौन सी है? इटली की, या रोम की सभ्यता। कौन सी है? रोम की सभ्यता। अब देखो उस समय के लोग इतना बढ़िया बढ़िया घर बनाए हुए थे, देखो देख रहे हो ना, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया, जो आज के लोग बनाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया वहाँ पे घर बनाए। उसके अलावा चौराहे बहुत ही बेहतरीन बनाए हुए थे। आज के लोग, जैसे आज के लोग का चौराहे बनाएंगे तो खूब भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से बनाए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता ये थी। कौन सी? रोम की सभ्यता, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता की अगर बात करेंगे तो कौन सी है? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता जो है ये वास्तव में इन्होंने लोगों ने क्या किया था, जब ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे सब हो गए, इतनी ज़्यादा विकसित कर लिए थे, तो इन्होंने क्या कर लिया था, पूरे भूमध्य सागर पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब भूमध्य सागर कहाँ है वो भी आपको मैप में दिखाते हैं हम। देखो भूमध्य सागर कहाँ है, यहाँ पे आप लोग आओगे तो देखो ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा इटली है। इटली के जस्ट नीचे ये बहुत बड़ा बड़ा लिखा भूमध्य सागर, देख रहे हो ना, पूरा ये दिख रहा है ना। ये देखो ये तुम्हारा अल्जीरिया, लीबिया, इसके ऊपर अगर आप मैप में देखोगे तो ये सब क्या है? भूमध्य सागर। तो इस पूरे भूमध्य सागर पर इनका अधिकार हो गया था। बात समझ पा रहा है कि नहीं? तो इटली की सभ्यता या रोम की सभ्यता कहेंगे, इटली की नहीं, रोम कहो। तो रोम की सभ्यता सबसे ज़्यादा कैसी है? विकसित थी। कैसी थी? सबसे विकसित थी। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा विकसित थे, बढ़िया बढ़िया घरों का निर्माण किया था, बहुत बढ़िया थे। इसके अलावा इन्होंने क्या कर लिया था? भूमध्य सागर में इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है। और प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता है। आज भी इनके अवशेष जो हैं
अवशेष का मतलब समझते हो? अभी भी उस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि जो लोग हैं, पर्यटन लोग आज भी इनके अवशेषों को देखने जाते हैं कि इतने पुरानी कितनी है, 600 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 600 साल पहले, ठीक है, इतनी पुरानी है। तब भी अगर आप देखो, इनके अवशेष अभी भी सुरक्षित रखे गए, ताकि लोग इनको अच्छे से देख लें कि उस समय भी यहाँ के लोग इतने सभ्य थे। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा यहाँ पे इटली का राजा या रोम का राजा था, जिसका नाम था जूलियस सीजर। पहले ये नाटक चलता था कक्षा 12 में, जूलियस सीजर, जिसको इस नाटक को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा था? जूलियस सीजर जो था, ये पहले शुरू में कैसा था, बहुत ही गरीब व्यक्ति था। बात समझ, गरीब व्यक्ति होने के साथ धीरे धीरे इसने क्या किया, अपना किसी तरीके से अपने आप को राजा के पद पर अधीन कर लिया था, नीचे सिरे से उठ करके ऊपर पहुंचा था, ठीक है, इसीलिए ये महान व्यक्ति माना गया है। बात समझ पा रहे? जो नेता का देखो नीचे से ऊपर पहुंचेंगे, वैसे हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, शुरू में क्या करते थे, अखबार वगैरह बेचते थे, हाँ, कितने ऊपर वो चले गए, तो मानी तो कहलाएंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो चाय बेचते थे, वो भी प्रधानमंत्री में, वो भी तो माने। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको तो पढ़ने भी नहीं दिया आता था, पूरे भारत का संविधान लिख दिया, है ना, तो ये लोग महान लोग कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से सिरे से उठ करके ऊपर पहुंच गए। तो जूलियस सीजर जो था नामक व्यक्ति, वो एक राजा था। इसके अलावा जो हमारे इस समय वर्तमान में का कैलेंडर चलता है, इस कैलेंडर में वास्तव में एक महीना आता अगस्त, तो अगस्टा नामक का एक व्यक्ति जो था, वो भी राजा था, और वो यहीं का था, ठीक है। तो दो लोग आके थे, कौन कौन थे? जूलियस सीजर और अगस्टा। कौन थे? जूलियस सीजर और अगस्टा। और नाटक जूलियस सीजर का किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। क्लियर? कक्षा 12 की किताब में चलता है। तो रोम की सभ्यता ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो रोम की सभ्यता कहाँ है? इटली में। कहाँ है? इटली में। ये बहुत विकसित सभ्यता थी। कैसी थी? विकसित सभ्यता थी। और यहाँ पर जो लोग थे, इन्होंने क्या कर लिया था, जो तुम्हारा कौन सा सागर है, भूमध्य सागर पर पूरा कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये इतने ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा इन लोगों ने क्या, यहाँ के जो प्रमुख राजा थे, वो कौन था? जूलियस सीजर था, और कौन था? अगस्टा था। बात समझ पाए? क्लियर? तो यहाँ से तुम्हारी रोम की सभ्यता भी समाप्त होती है। तो ये 3 सभ्यताएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे चीन की सभ्यता, और एक और सभ्यता है, उन 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरफ लगाते हैं, तब आप लोग समझ लें इसको, ठीक है। अगली कौन सी है सभ्यता? देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे अगली सभ्यता, जिसको कहते हैं फारस की सभ्यता। फारस को वर्तमान में हम लोग कहते हैं ईरान, ठीक है। फारस जो है, ये पुराना नाम था, ईरान का पुराना नाम है फारस। तो फारस की सभ्यता ये कितनी पुरानी है? 500 BC, ठीक है, 500 BC। तो ये फारस की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। पहले देखो, फारस की सभ्यता है, कहाँ है वर्तमान में? ईरान। और ईरान कहाँ, अगर आप देखोगे तो ये अभी हमने आपको मैप में बताया, ये भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये इराक में मेसोपोटामिया, ईरान में फारस की सभ्यता। तो इसको फारस की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं नहीं? अब देखो यहाँ पे समझते हैं, इस सभ्यता का विकास जो है बहुत तेजी से हुआ था। इस सभ्यता में जो मेन रूप से लोग रहते थे, वो कौन रहते थे? उनका नाम था भैया, जो अब वर्तमान समय में कौन है? इस्लाम धर्म के लोग हैं। लेकिन पहले जब फारस की सभ्यता थी, तो इसमें पारसी धर्म के लोग रहते थे। कौन धर्म के रहते थे? पारसी धर्म के लोग रहते थे। कौन धर्म के? पारसी धर्म के रहते थे। और इसमें इनकी भाषा कैसी थी? फारसी थी। लेकिन वर्तमान में इस्लाम धर्म का वर्चस्व यहाँ पे है। तो फारस जो ये तुम्हारे पारसी धर्म के लोग होते हैं, इनका नाम वगैरह जो होता है ना, ये इनका नाम बिल्कुल मुस्लिमों की तरह होता है, लेकिन इनका धर्म अलग है। जैसे हमारे ये होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इसके अलावा रतन टाटा जो हैं, वर्तमान में टाटा कंपनी के चेयरमैन हैं, ठीक है। ये वास्तव में कौन है? पारसी हैं, पारसी धर्म के लोग हैं, है ना। इसके अलावा और अगर बात करें, जो मेन रूप से जो ये पारसी धर्म के लोग होते थे, इनके अंदर क्या था? व्यावसायिक गुण बहुत ज़्यादा था। कौन गुण बहुत ज़्यादा था? व्यवसायिक, यानी ये लोग क्या है, बिजनेस बहुत अच्छे से करते थे, ठीक है। बात समझ पाए? तो यहाँ पे आपको हमने क्या बताया कि जब ये फारस की सभ्यता थी, तो फारस की सभ्यता में कौन धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे? पारसी धर्म के। और भाषा कौन थी? फारसी। भाषा कौन थी? फारसी। पारसी धर्म के लोग और भाषा पारसी, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? आगे इसके अलावा इस धर्म का जो अंत है, यानी सिकंदर जीतता हुआ आ रहा था, और जीतता हुआ आके रास्ते में जो तुम्हारा ईरान वगैरह मिला था, इस धर्म क्या हुआ बेटा? इस धर्म का जो अंत है, किसने कर दिया था? सिकंदर ने। क्या कर दिया था? सिकंदर ने इस धर्म को, सिकंदर ने आगे इस सभ्यता को भी तो तबाह कर दिया था, ठीक है, मेसोपोटामिया। तो सिकंदर ने इसका अंत कर दिया था, इस धर्म का। बात समझ पा रहे हो? किसने? पारसी धर्म का। तो पारसी लोग जब मार मुर के भगाए गए, तो भैया पारसी लोग यहाँ से निकल के भाग गए थे इंडिया में, ठीक है। अधिकतर, कुछ इधर उधर भाग गए, अधिकतर लोग जो है इंडिया में आ गए थे, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पर आ गए थे, और ये लोग अपना यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। पारसी धर्म के जो लोग ज़्यादा नहीं है। बात समझ पाए? क्लियर? अच्छा, तो सिकंदर ने इस धर्म को खत्म कर दिया था, और इन लोगों ने क्या किया था? अरब प्रायद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब अरब प्रायद्वीप क्या होता है? तो पहले प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक। देखो, प्रायद्वीप उसे कहते हैं ऐसा कोई स्थान जो 3 जगह से पानी से घिरा हो,
ठीक है। कितनी जगह से पानी में गिरा हो? 3 जगह से, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा स्थान जो 3 जगह से पानी से गिरा हो वो प्रायद्वीप होगा। जैसे भारत हमारा क्या है? प्रायद्वीप। अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? पेनिनसुला। तो अरब प्रायद्वीप की बात करेंगे, जैसे ये भारत देखो अपना, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं है। और ऐसे ही अरब की बात करेंगे तो ये सऊदी अरब जो है, तो अरब प्रायद्वीप में ये सब देश आएंगे। तो सऊदी अरब को मेन रूप से देखोगे तो इधर फारस की खाड़ी वगैरह है, ये देखो है, ये दिख रहा है फारस, ये ईरान है के बीच में जगह है, इसी को कहते हैं फारस की खाड़ी, पानी वगैरह भरा हुआ है। इधर देखो अरब सागर है, और इधर चलेंगे लाल सागर है कि नहीं। तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं। तो ये तुम्हारा है, इसी पे कब्जा कर लिया था अरब प्रायद्वीप पर। ये पूरा जो प्रायद्वीप है इसी को कहेंगे अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप पर कब्जा किसने कर लिया था? फारस के लोगों ने, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फारस सबकी सभ्यता आपको समझ में आई। फारस की सभ्यता कितनी पुरानी है? 500 साल BC पूर्व, 500 BC है ना। इसके लोग जो है ये सभ्यता बहुत तेजी से विकसित हुई थी। इस सभ्यता के जो लोग हैं, है ना, वो लोग व्यापार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। बिजनेसमैन बहुत ज़्यादातर होते हैं, अभी भी बिजनेसमैन ज़्यादातर होते हैं, आप लोग देखो अगर, हैं। तो इसके अलावा और क्या आपने बताया कि इस सभ्यता का अंत किसने किया था? सिकंदर ने कर दिया था। और यहाँ पे जो वर्चस्व बाद में किसका हो गया? इस्लाम का हो गया। पारसी लोग जो है फारसी भाषा बोलते थे वो भारत में चले आए, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया था? जब ये धर्म था तो फारस जो है पूरा अरब जो प्रायद्वीप है उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। बात समझ पाए? क्लियर। आगे एक और क्षेत्र है, ये देखो इसका नहीं हिस्सा है, ये अलग से है। स्पार्टा ये जगह है, ठीक है। स्पार्टा, तो स्पार्टा की अगर बात करेंगे तो स्पार्टा में ये छोटा सा जगह थी। और इसमें क्या है, इसी छोटे जगह में क्या होता था, जो सैनिक थे, कुछ लोगों ने अपना मिल करके सैनिकों की एक अपना टुकड़ी भी तैयार कर ली। ज़्यादा सैनिक नहीं थे, 300-400 लगभग सैनिक थे। और ये सैनिकों की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती थी कि इनकी सैनिकों की ट्रेनिंग जो है वो 10 से 15 साल तक चलती थी, है ना। और क्या है, जो बच्चा छोटा होता है 14-15 साल का, तभी से ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती थी। और वो जब 25 साल का हो जाता तब तक ट्रेनिंग में वो रहता था। इतने बहादुर सैनिक होते थे। इनसे इतना कठिन सैनिकों से इनसे ट्रेनिंग होती थी कि लास्ट में जो भेड़िया वगैरह होता है ना, जानवर, उनके सामने जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी, 3 भेड़ियों के बीच में इनको छोड़ दिया जाता था कि अगर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के बाद उसको छोड़ दिया था, कहा जाओ इनसे बच करके आओ, इनको फाड़ फोड़ के आओ मार मुड़ के। तो अगर मार मुड़ के तुम आ गए तो तुम माने जाओगे कि अब तुम सैनिक बन गए हो, अगर नहीं बीच में मर गए तो काम खत्म तुम्हारा। तो इनकी 10 साल तक ट्रेनिंग चलती थी। और इतने बहादुर ये सैनिक बन करके तैयार होते थे, ठीक है, इतने मजबूत तैयार होते थे कि इनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। जैसे भारत में देखो, भारत में जैसे फौजी होते हैं, उनमें अलग से जो ट्रेनिंग दी जाती है अलग से उनका होता है, ठीक है। कमांडो वगैरह की अलग तमाम प्रकार के कमांडो चलते हैं भारत में है, तो उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। 2-2 साल की, किसी के 15 महीने की, किसी के 14 महीने की, और ज़्यादा और 3-3 साल की ट्रेनिंग भी होती है, पैरा कमांडो वगैरह, है ना। तो इनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। ये बड़े मजबूत होते हैं, ये हर तरीके की परिस्थितियों का सामना कर चुके होते हैं, तो इतने मजबूत होते हैं कि इनको हराना नामुमकिन है, ठीक। ऐसे ये ट्रेनिंग थे, तो इनकी ट्रेनिंग तो सोचो कितनी ज़्यादा दिन की चलती थी और कितने मजबूत हो गए, कितने ताकतवर हो गए, ठीक है। हर परिस्थितियों का ये सामना कर लेते थे, ठीक। तो इनकी लगभग स्पार्टा के जो सैनिक थे, ये क्या के लिए विख्यात हैं? अपने बहादुरी के लिए विख्यात हैं। 300 सैनिकों की टुकड़ी रहती थी, ठीक है। ये ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। कहाँ पे था भैया? ग्रीस जो है, यहाँ पे ग्रीस देखो लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा इटली के बस जस्ट बगल में है एथेंस, ग्रीस दिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ का ही छोटा सा ये क्षेत्र था, ठीक है। ये वह स्पार्टा, ठीक है। यहीं के लोग थे। बात समझ पाए? यहाँ लगभग 300 सैनिक थे। और इनका नेतृत्व कर रहा था, क्या नाम था उसको? लियोनाइडस। क्या नाम था? लियोनाइडस। ये इनका नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व का मतलब सैनिक नहीं होती, टुकड़ी को कुछ भी करने के लिए, तो ये मेन लीडर था लियोनाइडस, ठीक है। लियोनाइडस क्या कर रहा था? ये इनकी लीडिंग कर रहा था। बात समझ लो, स्पार्टा की सैनिकों की। और इसने क्या कर दिया? 20,000 सैनिकों को हरा दिया था, ठीक है। अब कहाँ के 20,000 की सैनिकों को हरा दिया था? ग्रीस के, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? तो ये इस ग्रीस का एक छोटा सा क्षेत्र था, और ग्रीस का अपना कोनो राजा वगैरह होगा, उसके 20,000 सैनिकों को केवल इन 300 सैनिकों ने हरा दिए थे। तो सोचिए आप लोग कितने बहादुर ये लोग रहे होंगे। भारत में भी ऐसे ही देखने को मिलता है ना। आगे आपको बताएंगे। तो ग्रीस की विशाल, लेकिन हुआ क्या कि इस जो ये विशाल सेना है, अब ये लोग किस तरीके से अपना रहते होंगे। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि हमको अपनी सेना में शामिल कर लीजिए। इन्होंने नहीं शामिल किया कि भाई आप इसके योग्य नहीं हो, हम लोग बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन सैनिकों को बनाते हैं। तो वो जा करके क्या हुआ, वो जा करके बन गया, चला गया इनके पास, ग्रीस की सेना के पास। अब ग्रीस की सेना से जा करके मिल गया और उसने सारे भेद इनके बता दिए, जिससे क्या है, धोखे से जो ग्रीस का राजा था, जिसका नाम था
जरकसीज, क्या नाम था, जरकसीज, इनको हरा दिया था लियोनार्ड्स को। किसको हरा दिया था, लियोनार्ड्स। मेरी बात समझ पाए, तो लियोनार्ड्स कहे तुम जरूर हमको हरा ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि तुम हमको अगर बिना धोखे से आप हरा सकते थे। और जो आने वाला इतिहास जो है वो हमें याद करेगा, हमारी बहादुरी के लिए, तुम्हें तुम्हारी कायरता के लिए हमेशा याद करेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बहादुरी था, इसके सैनिक इतने बहादुर थे, और इसे हराना इनको नामुमकिन था। मेरी बात समझ पाए, ठीक, क्लियर। ये हमने आपको बता दिया, जरकसीज को धोखे से, जरकसीज ने क्या किया था, धोखे से स्पार्टियंस को हरा दिया था। किसको हरा दिया था, स्पार्टा के रहने वाले लोग जो है स्पार्टियन, इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन, तो ऐसे स्पार्टा में जो लोग रहते थे उनको धोखे से हरा दिया था। बात समझ पाए, क्लियर। इसके अलावा हम चलेंगे पीली नदी की सभ्यता। तो पीली नदी की सभ्यता किसे कहते हैं, तो इसे चीन की सभ्यता को भी कहते हैं। ठीक है, हुआंगहो नदी जो है ये चीन की है। चीन हमारा कहाँ है, चीन ये कायरवा है, सबसे ज्यादा मक्कार दुनिया भर में क्या करता रहता है, अब बस आगे बढ़ाने को सोचता है। इधर मंगोलिया सोच रहा है अपना लें, इधर वाले तो इधर भारत की तरफ बढ़ता रहता है, इधर म्यांमार वगैरह वो सोचता रहता है, इधर के सागर वगैरह कहता है सब मेरे ही हैं, सब कुछ यही के हैं, ये सब बनाता रहता है। तो ये चीन जो है यहाँ पे इधर वाला देखो, ये वाला क्षेत्र है चीन का, ये वाला, तो इधर ही तुम्हारी हुआंगहो नदी बहती है। ठीक है, इसी हुआंगहो नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। हुआंगहो नदी जो है ये चाइना के मेन लोग यहीं पे रहते हैं, इसे हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, हान चाइना, मेन लोग यहीं रहते हैं। बाकी इधर तो उसने सब कब्जा वगैरह है, यहाँ के लोगों को चाइनीज मानता है, लेकिन इधर तो मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम लोगों पर आतंक किया रहता है वो लोग चाइना वाले। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को जरा भी कुछ दिक्कत होगी तो तुरंत चिल्लाने लगेंगे। अब वहाँ पे इन लोगों का क्या है कि ज़्यादा बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते हो, हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो इतना इतना स्कर्ट पहनेंगी, क्योंकि महिलाओं में उनको मुस्लिमों के लिए पूरा पर्दा वाला सिस्टम है। तो इस हिसाब से वहाँ के जो क्या उसको बोलते हैं, मौलाना, इस्लाम धर्म के लोग, तो इस मौलाना की भी नहीं चलेगी वहाँ पे। मेन रूप से चाइना के लोग जो कहते हैं, ये हान चाइना के लोग, उसी तरीके से वहाँ पर इस्लाम धर्म मनाया जाता है। तो वहाँ पे ये पाकिस्तान वगैरह वहाँ नहीं कहता कि देखो यहाँ पर इनके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर भारत में जरा सा भी कुछ हो गया तुरंत चिल्लाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जानता है पाकिस्तान को ये ऋण दिया रहता है, रुपया दिया रहता है, तो पाकिस्तान कहाँ चिल्लाएगा उसके लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चलो वो सब बात की बातें हैं। तो हमने क्या बताया, पीली नदी की सभ्यता कहाँ है भाई, चीन में। कहाँ है, चीन में। हुआंगहो नदी ये चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अचानक बाढ़ ले आती थी। है, बात समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये सारी सभ्यताएं लगभग समझ में आ गई होंगी। पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, इराक में। कहाँ, इराक में सबसे पुरानी नगरी सभ्यता थी, सबसे पुरानी, फिर नगरी बोल रहे हैं, ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके अलावा जो ये अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे 4 प्रकार की सभ्यताएं थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी थी, सुमेरियन। ठीक है, दूसरी थी बेबीलोन, तीसरी कौन सी थी, असीरिया, तीसरी कौन सी, कंड्रिया करके कुछ थी। ठीक है, 4 नाम आपको याद रखने हैं वहाँ पे। ठीक है, बात समझ पाए। जबकि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से आई थी, सुमेरियन सभ्यता से आई हुई थी। सिकंदर ने सभ्यता का अंत कर दिया था और इनके ऊपर ग्रीस की सभ्यता थोप दी थी। है, बात समझ रहे हो कि नहीं। इसके अलावा मेसोपोटामिया के बाद फिर अगली हमने कौन सी पढ़ी थी, दूसरी, याद है कैसे, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता ये वास्तव में कहाँ पे है, ये उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है ना। कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में, लगभग 3100 ईसा पूर्व में थी। ठीक है, 3100 BC में। ठीक है, नील नदी के किनारे थी ये सभ्यता। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता में प्रमुख रूप से क्या प्रसिद्ध है, मम्मी। इसके अलावा गीजा के पिरामिड वगैरह वगैरह यहाँ प्रसिद्ध है। कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर भी यहाँ पे बनाया गया था। मिस्र की सभ्यता के बाद फिर हमने कौन सी पढ़ी थी, रोम की सभ्यता, यानी इटली की सभ्यता। ये कितनी पुरानी है, तो ये 600 BC है। बात समझ में ना, रोम की सभ्यता इटली में वर्तमान में है। और इसमें क्या प्रसिद्ध है कि ये लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा सभ्य थे, इनके घर वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बने हुए थे। बात समझ पा रहे हो, अभी भी रोम का वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, ताकि पर्यटन यहाँ पे देखने चले आए। रोम के लोगों ने जब इतने सभ्य थे तो इन्होंने किस जगह पर अधिकार कर लिया था, बताओ, पूरे भूमध्य सागर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक, इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ेंगे फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता किसको कहते हैं, ईरान की सभ्यता को कहते हैं। ये 500 BC पुरानी है। और फारस की सभ्यता जो है ये कहाँ पे है, हमने आपको बताया इस सभ्यता का विकास बहुत तेजी से हुआ था, है ना। और अरब प्रायद्वीप पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे पारसी धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे, लेकिन इसको पारसी धर्म के लोगों को यहाँ पर सिकंदर ने भगा दिया था और यहाँ पे दूसरा धर्म थोप दिया था। वर्तमान में इस समय यहाँ पे इस्लाम धर्म का वर्चस्व है। और पारसी लोग जो हैं ये ज़्यादातर कैसे होते थे, बिजनेसमैन होते थे। और वर्तमान में ये भारत में अधिकतर लोग रह रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने आपको बताई थी कौन सी, ये स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में बता दिया, उतना आपको नाम याद कर लेना चाहे तो। स्पार्टा के सैनिक का नाम है लियोनार्डस। क्या नाम था, लियोनार्डस। और जिसने हराया था ग्रीस के सैनिक, उसका क्या नाम था, जरक्सीज।
ठीक है, लियोनाइडस ज़ेरक्सिस, ये 2 लोग थे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पीली नदी की सभ्यता चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता यहाँ पे देखो हुआंगहो नदी है, उसी के आसपास का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और वहीं पे ये लोग कृषि वगैरह करते थे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पीली नदी की सभ्यता जो है, हुआंगहो नदी जो है चीन का शोक भी माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर बाढ़ लेकर के आती थी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो इसी प्रकार की सभ्यता आपको याद रखनी है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि अपने भारत की है। ये पूरे विश्व की हो गई, यहाँ से काम खत्म इनका, ठीक।